केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज से एक नई शुरुआत एक नए नाम के साथ मास्टर स्ट्रोक, जहां खबरों के साथ होगा उसका संपूर्ण विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। चलिए खबरों को देखते हैं कि आज बात किन खबरों की होने वाली है। बात दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की होगी, जहां विवाद का होना अब आम हो गया है। जेएनयू में आधी रात को जोरदार पत्थरबाजी हुई, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। चलिए हम आपको तस्वीरों की तरफ लिए चलते हैं और जरा मोड़ते हैं कि कैसे रात के अंधेरे में हाहाकार मच गया। चलिए, सबसे पहले लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन किस पर टूट पड़ा। अंदाजा बस लगा रहे थे लोग कि दो छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। मामला साफ होते देर नहीं लगी। एबीवीपी का आरोप है कि जेएनयू में लेफ्ट के छात्रों ने जबरन मार्च निकाला, उसकी आड़ में उन पर हमला हुआ और कई छात्रों को गिरा गिरा कर पीटा गया। तस्वीरें आप देखिए। जान बचाने के लिए उनमें से जो कई छात्र थे, रात भर यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में छिपे रहे, अपनी जान बचाई उन्होंने। दूसरी तरफ लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने उनके मार्च को रोक दिया, उनके साथ बदतमीजी की और बवाल काटा। इसके बाद ये जेएनयू कैंपस जंग के मैदान में बिल्कुल बदल गया। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और क्या कुछ हुआ जेएनयू में और इसके पीछे कौन लोग थे, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं इन तस्वीरों से हटके। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बवाल का मानो चोली दामन का साथ है। हर बार की तरह एक बार फिर यूनिवर्सिटी कैंपस बवाल की आग में झुलस गया। इस बार हंगामा आधी रात में हुआ। जेएनयू में आइसा यानी लेफ्ट विंग के छात्र एक समानता मार्च निकाल रहे थे। उनका आरोप है कि इस मार्च के बीच एबीवीपी के छात्रों ने उन पर पत्थरबाजी की, जबकि एबीवीपी का दावा है कि लेफ्ट के छात्रों ने करीब 400 नकाबपोशों को कैंपस में घुसाया। इसके बाद उन लोगों ने एबीवीपी के छात्रों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इस घटना में सैकड़ों छात्र घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जेएनयू में यह बवाल रविवार रात करीब 1:30 बजे हुआ। हालांकि लेफ्ट और एबीवीपी दोनों ही छात्र इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते दिखे। मार्च के बाद नकाबपोश स्थिति में स्कूल एरिया में आते हैं। इनके हाथों में हॉकी स्टिक होता है, लोहे का रॉड होता है, डंडे होते हैं, चाकू होते हैं, पत्थर होते हैं। और जो कॉमन स्टूडेंट रीडिंग रूम में पढ़ रहे होते हैं, उनको कहते हैं कि हम यहाँ लॉकडाउन लगाएंगे, यहाँ से भागो नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे। तो इस तरह से जो है डराते हैं। कुछ बच्चे डर के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो ये कहते हैं कि मेरा कल एग्ज़ाम है या मुझे असाइनमेंट लिखना है, तो इस तरह से जो लोग बोलते हैं उनको ये लोग मारना शुरू कर देते हैं। 50 से 100 गुंडे हमें सारे स्टूडेंट्स फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि 50 से 100 स्टूडेंट्स नहीं, बाहर से गुंडे आकर लाठी लेकर रॉड्स लेकर हमें मारने आ रहे हैं। हम सबके लिए इतनी हिंसा बिल्कुल भयावह थी। यानी दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दोनों दावों में एक बात कॉमन है कि जेएनयू में बवाल हुआ और जमकर हुआ। एबीवीपी के नेता और जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीणा के मुताबिक हंगामा करने वाले नकाबपोश लड़के बाहर से आए थे। जो स्कूल के स्टडी रूम थे, जहां बच्चे पढ़ रहे थे, स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उनको 300 से 400 नकाबपोश भीड़ ने, मुंह अपने ढके हुए थे, हाथों में डंडे और चाकू लिए, उन लोगों को स्कूल के स्टडी रूम से भगाया गया है और स्कूल के ऊपर ताले लगाए गए हैं। जो लोग थोड़ा भी बोला है, क्यों मना किया है, क्यों आप स्कूल बंद कर रहे हैं, सबको मारा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया है। तो जेएनयू का जो यूनिवर्सिटी कैंपस है पूरी तरीके से अखाड़े में तब्दील हो गया। कैंपस में
बवाल हुआ। लेकिन हम तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि तस्वीरें आप देखिए कि क्या ये तस्वीरें कहती हैं, और इन तस्वीरों से जगजाहिर है कि जेएनयू में चल क्या रहा है। जरा देखिए, रात भर हुड़दंग होता रहा, कई छात्र ऐसे हैं खून बहता हुआ नजर आया। एम्बुलेंस को कॉल करो ना, एम्बुलेंस बुलाना, अरे यार ले चलो ना यार, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू होती है। सवाल इस बात को लेकर है कि आइसा यानी कि लेफ्ट विंग के छात्र एक समानता मार्च निकाल रहे थे। एक हम आपको बातचीत का अंश सुनाते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं वे छात्र जो शिकार हुए इस मारपीट का। मेरा नाम इन लोगों को मालूम है, इनको मालूम है कि ये ब्राह्मण हैं। तो ये जब दरवाजे पे हमारा जो डिस्प्यूट हो रहा था, उसी में ये लोग मुझे देख के ही इन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब ये दरवाज़ा तोड़ रहे होते हैं, उस समय पर ये कहते हैं कि ये इस ब्राह्मण को बाहर निकालो, इस मनुवादी को बाहर निकालो, मनु के चेले को बाहर निकालो, आज इसको हम देखते हैं। तो राजनीतिक अखाड़े का सबसे मजबूत जो क्षेत्र था वो उदाहरण बन चुका है जेएनयू, और कैंपस में फिलहाल एक दूसरे के ऊपर कई आरोप हैं। तो बिखरे हुए ईंट पत्थर इस बात का सबूत है कि पढ़ाई लिखाई की जगह पॉलिटिक्स अपने शबाब पर है, जो जेएनयू की एक बड़ी पहचान बनता जा रहा है। सवाल कई हैं, कौन शुरू करता है हिंसा, कौन भड़काता है माहौल, और सबसे बड़ा सवाल हर बार जेएनयू ही क्यों? क्या वैचारिक मतभेद अब लोकतांत्रिक बहस के आगे बढ़कर सड़क की लड़ाई बन चुका है? देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला संस्थान अगर पढ़ाई से ज्यादा पत्थरबाजों के लिए खबरों में आए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। तो लखनऊ में क्या होता है, तो लखनऊ में भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई। यहां भी कैंपस पढ़ने पढ़ाने वालों का था, लेकिन बवाल मच गया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हिंदू मुस्लिम भाई नहीं, ये दोनों ही नारे लगते गए, और ऐसी स्थिति में लखनऊ कैंपस में भी एक मुठभेड़ बुन की स्थिति सामने आई। जरा देखिएगा रिपोर्ट। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित बारादरी मस्जिद पर ताला क्या लगा, बवाल मच गया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा और हिंदू मुस्लिम साथ नहीं का नारा ये बताने लगा कि मामला अब सियासी हो चला है। तो उन सभी पढ़ने वाले छात्रों का बड़ा सवाल कि शिक्षण संस्थानों में नमाज का क्या काम? एक पक्ष धार्मिक स्वतंत्रता की मांग कर रहा है तो दूसरा पक्ष पूछ रहा है क्या नमाज होगी तो हर धर्म की सामूहिक प्रार्थना भी होगी। अपने अपने मुद्दों पर आसन लगाकर छात्र गुट बैठ गए। एक नमाज तो दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करने पर आमादा हो गया। यहाँ छात्रों के अलग अलग संगठनों के बीच दो फाड़ की स्थिति हो गई। एनएसयूआई और वामपंथी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम छात्रों को समर्थन दे दिया, तो दूसरी तरफ एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के कदम को जायज बताया। कि ये 200 साल से पुरानी इमारत है और विश्वविद्यालय 100 साल का हुआ, 105 साल का, वो 200 साल की हो गई। और वहाँ पे हमारे जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि वहाँ तो मस्जिद ही नहीं है। इतनी अवैध मजार विश्वविद्यालय में 6-7 मजारे उनको हटाया जाए, और विश्वविद्यालय में जो लाल बरादरी में जो हथौड़े और कुदाल चलाए हैं ना, उन पे मुकदमा FIR चाहिए देशद्रोह के विरुद्ध। तो लखनऊ कैंपस में क्या कुछ चल रहा था, वहां भी पढ़ाई होती है, लेकिन हिंदू मुसलमान होने लगा, राजनीति होने लगी। जो पढ़ने वाले लड़के थे वो पूछ रहे थे कि भाई हमारे पढ़ने वाले संस्थान के इस प्रीमाइसेस को, इस परिसर को आखिर अखाड़ा क्यों बना दिया गया। चलिए, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश करते हैं, और रिपोर्ट क्या होगी कि ग्राउंड जीरो से हम देखने की और परखने की कोशिश करते हैं, और आपको भी दिखाएंगे कि आखिर ये अखाड़ा किसने बनाया और कौन है इसके लिए जिम्मेदार। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर जो विवाद है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मौजूद है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए तमाम जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं।
ये रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर की तस्वीर है। गेट में अंदर ताला लगा दिया, कॉलेज का प्रशासन है वो अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। वहीं आपको दूसरी ओर एक तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ देखिए इस गेट के हमारे बाईं तरफ देखिए, जहाँ प्रशासन भी भारी मात्रा में खड़ा है, मौजूद है। और साफ तौर पर वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि कॉलेज में किसी तरह का जो धार्मिक कार्यक्रम है वो नहीं होने देंगे, जिसको लेकर के वो लोग भी धरने पर बैठे हैं। तो मामला इतना उग्र हो गया कि संभाले नहीं संभल रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मारपीट पर उतारू हो गए। तब विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस की मदद ली, दोनों पक्षों को शांत कराया और एक पक्ष को पकड़कर ले गए वीसी ऑफिस के अंदर बातचीत के लिए कि चलिए बातचीत कर लीजिए। लेकिन इस बवाल के बाद फिर वही सवाल खड़ा हो गया, क्या विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान, क्या धार्मिक गतिविधियों का एक अखाड़ा हो गया? इस बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी कुल सचिव कार्यालय के पत्र का एक हवाला भी दिया जा रहा है, जरा देखिएगा। मामला इतना उग्र हो गया था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मारपीट तक उतारू हो गए। तब विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस की मदद से दोनों पक्षों को शांत कराया और एक पक्ष को लेकर वीसी ऑफिस में बातचीत के लिए चले गए। लेकिन इस बवाल के बाद फिर वही सवाल खड़ा है, क्या विश्वविद्यालय शैक्षणिक स्थल नहीं, धार्मिक गतिविधियों का मंच बन गया है? इस बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी कुल सचिव कार्यालय के पत्र का हवाला दे रहा है। कल एक घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के विरोध में कुछ लोग बैठे थे, जिनसे क्या नाम आज कुल सचिव कार्यालय में उनके पक्ष की वार्तालाप हुई है और अपना वो पक्ष अपना रखे। इसी के घटना के विरोध में कुछ विद्यार्थी लोग आज आए थे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसको हम लोग करेंगे। तो फिर सवाल है कि शैक्षणिक संस्थानों को इबादत के बहाने राजनीति का अखाड़ा क्यों बनने दिया गया, किसने बनाया? और धार्मिक गतिविधियों के लिए खुला मंच होना चाहिए या फिर कैंपस को पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष केवल शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित रखना चाहिए? यह भी सवाल है, सोचना चाहिए। क्या प्रशासन ने समय रहते अपनी गाइडलाइन नहीं बनाई, और जब नहीं बनाई तो अब बनानी चाहिए, ताकि जो धर्म के बहाने पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, इस पर पूर्णतः विराम लग जाए। तो सवाल है कि आखिर ये टाइमिंग का चुनाव क्यों हुआ? जरा जोड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इस बवाल की टाइमिंग, क्योंकि ये तब हुआ जब सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो विदेश यात्रा पर हैं, सिंगापुर में, जहां वो करोड़ों अरबों की डील कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश की जो विकास गाथा है उसे रफ्तार दिया जा सके। विदेशों में योगी के विकास के मॉड्यूल की तारीफ हो रही है। जब योगी सिंगापुर पहुंचे तो वहां उनका जबरदस्त स्वागत होता है, जबरदस्त स्वागत होता है। उनके लिए सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। भगवा चोला पहने हुए योगी आदित्यनाथ जब पहुंचते हैं, लोग उनको दोनों हाथों से समेट लेते हैं। और क्या सफलता है, जरा समझिएगा। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लोग अब अपनापन दिखा रहे हैं, लोग आगे आना चाहते हैं। वो लोग जो भारतीय हैं, वो लोग जो भारतीय नहीं है, फिर भी निवेश का जो अवसर है वो दोनों हाथों से देना चाहते हैं कि लीजिए, हम निवेश करने को तैयार हैं। तो ये एक मॉड्यूल है, योगी मॉड्यूल, जो विश्व में मानी जा रही है। अब जरा रिपोर्ट देखिए। निवेश, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की दिशा तय करने वाले योगी 2 देशों की यात्रा पर हैं। ग्लोबल यूपी का संदेश पूरे विश्व को बिजनेस फ्रेंडली स्टेट का मैसेज दे रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी वाला ऊर्जावान प्रदेश है। जापान हो या फिर सिंगापुर, योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। 5000 वर्ष पहले हमारे एक ऋषि ने कहा था कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना। विदेशी समुदाय के बीच अपनों को देखकर योगी का उत्साह और भी बढ़ गया। नए अवसर पैदा करने वाले भारत को अब नए अवतार में परिभाषित करने की बात कर योगी ने सिंगापुर में खूब तालियां बटोरी। योगी का सिंगापुर दौरा यूपी के लिए बम्पर कामयाबी लेकर आएगा, क्योंकि लखनऊ में डेटा सेंटर स्थापित करने का आमंत्रण दिया गया। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ का निवेश, ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक और डेटा सेंटर की बड़ी सौगात।
जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल थीम टाउनशिप प्रस्तावित हुआ। टाउनशिप प्रोजेक्ट में 3,500 करोड़ निवेश की बात आई। 12,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क विकसित होगा। लॉजिस्टिक पार्क में 650 करोड़ रुपए निवेश, वहीं 7,500 नौकरियों की उम्मीद भी जगी है। यानी कि योगी आदित्यनाथ यूपी के विकास को धार देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते उत्तर प्रदेश की रफ्तार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही और वो योगी के इस विजन को कैसे चैलेंज कर रहे हैं, देखिए। और वो योगी के इस विजन पर फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी काम वही जो आज तक वो करते आए। योगी ने लाखों नौकरियों का ब्लूप्रिंट तैयार किया तो अखिलेश ने फिर एक बार उन पर सवालों का फंदा डाल दिया। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए हैं। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। हालांकि योगी का संदेश साफ है कि यूपी की रफ्तार अब नहीं थमने वाली और दुनिया अब योगी मॉडल को देखेगी और सराहेगी भी। पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश की गाड़ी को रफ्तार देने में व्यस्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस नैरेटिव के आगे बढ़ना शुरू उन्होंने कर दिया है, जहां आस्था भी एक साथ चलती है, विकास का पैमाना भी साथ चलता है, पुनर्जागरण जो धर्म का है वो भी साथ चलता है। अपार संभावनाएं जो हैं योगी को ग्लोबल निवेश डिप्लोमेसी पर मुहर लगा रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी धर्म और राजनीति की जो केमिस्ट्री है उसकी फांस में पूरे उत्तर प्रदेश को फंसाने की तैयारी में है। चलिए अब आगे बात करते हैं और बात करते हैं शंकराचार्य के, अविमुक्तेश्वरानंद की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आर पार की स्थिति है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल जो ड्रामा है उसका समावेश होना शुरू हो गया, क्योंकि जिन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है, शोषण के आरोप झेल रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि अब कानून का सामना करने को तैयार है। एफआईआर के बाद खबरें तो यह भी है कि पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके आश्रम पहुंच सकती है, जबकि वो अपने आश्रम में रोज की तरह पूजा पाठ करने में तल्लीन है। पहले भी वो कह चुके हैं कि हर तरह की जांच के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। अब पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे ताकि सच्चाई जो है वो सबके सामने आ जाए। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है, जो सपा अविमुक्तेश्वरानंद का हमदर्द बनने की कोशिश कर रही है, एक दिखावा दिखा रही है, और इसी समर्थन को दिखाने के लिए सपा के कई कार्यकर्ता अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंच गए। अखिलेश पहले से ही इस मामले को लेकर तूल दे रहे हैं और पक्ष में बोलते नजर आए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में वो सरकार पर यह आरोप लगाते रहे कि माघ मेले में योगी सरकार ने उनका अपमान किया, लगातार करती जा रही है अपमान। अखिलेश यहां नहीं रुकते हैं, उन्होंने इस मामले में जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी खींच लिया था, उन्होंने जेल में डलवाने की धमकी दी थी। और इस पूरे मुद्दे पर खिलाफ इस मुद्दे के अखिलेश और अविमुक्तेश्वरानंद की भाषा जो है बिल्कुल सरकार पर अटैकिंग जैसी है। अब एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और देखिए कि संत समाज क्या कह रहा है और संत समाज इस मसले में कैसे दो फाड़ हो गया है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। उनका पर्दाफाश होना ही है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, उनके बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। माघ मेले में उनका पालकी प्रेम सबने देखा और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। इसके बाद उनके खिलाफ झूसी पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जिन छात्रों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए वो ना तो उन्हें जानते हैं और ना ही उनके गुरुकुल के शिष्य हैं। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है।
तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है? मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज है, इसलिए अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी का खतरा है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो पुलिस का सामना करने को तैयार हैं। जो भी आएंगे उनका स्वागत है। अगर कोई जांच की जा रही है तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे। जो भी छद्मवेशधारी होगा, ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, उसके ढोंग का, पाखंड का एक न एक दिन अंत होगा। तो आपने देखा कि अविमुक्तेश्वरानंद क्या दावा कर रहे हैं। मामला बेहद गरमाया हुआ है और ऐसे में इस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब पॉक्सो एक्ट जो है, इसमें आरोपी बनाए जाने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद समाजवादी पार्टी का समर्थन लेने को आतुर दिख रहे हैं, जिसकी इसकी गवाही जो है कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, ये सपा का डेलीगेशन है जो अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए पहुंचा। वाराणसी के सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ की अगुवाई में सपा के कार्यकर्ताओं ने अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंचकर उनके लिए समर्थन जाहिर किया। लेकिन बीजेपी के साक्षी महाराज ने इस मुद्दे पर अविमुक्तेश्वरानंद पर तंज कसा, उन्हें सीधे तौर पर निशाने पर लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो व्यवहार है उसकी कोई भी समझदार आदमी प्रशंसा नहीं कर सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं मैं नहीं जानता। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने भी उनके समर्थन में बातें करनी शुरू कर दी। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ पहुंचे बटुक ब्राह्मणों ने दावा किया कि मौनी अमावस्या वाले दिन पुलिस वालों ने उनके साथ बेरहम बर्ताव किया और अविमुक्तेश्वरानंद का घोर अपमान किया था। एक सनातनी, एक आचार्य के पीठ की मर्यादा को इतना वो किए हैं। कोई व्यक्ति को झूठे मकसद से फंसाना वो सबसे बड़ा वो होता है। लेकिन जितना दर्द हमको गुरु के अपमान में हुआ है, उतना हमारा शरीर में गोली मार दे लेकिन हमको कोई दर्द नहीं होगा। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो मामला है कानून की जद में है, फैसला अदालत को करना है, कहीं कोई तीसरा पार्टी नहीं है। लेकिन धर्म में जो सियासत अपनी पैठ तलाश रहा है, सवाल है क्या देश में मुद्दे नहीं हैं? अगर बचे हुए मुद्दे हैं तो अदालती जांच में विपक्ष अपनी लाल टोपी के साथ सिर क्यों अड़ा रहा है? अविमुक्तेश्वरानंद पर केवल अदालती ट्रायल चलेगा, जांच होगी और उस जांच का सामना करने के लिए वो खुद तैयार हैं। लेकिन क्या उन्हें भी किसी राजनीतिक मदद की दरकार है? अगर वो अपना पक्ष रख सकते हैं तो फिर राजनीति को अहमियत क्यों देना? चलिए, हम आपको बता रहे थे आज एक बड़ी खबर, तो कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।